Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the ABM Module A Unit 5 which is Time Series. तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट आपका थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर करेंगे और इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप के आते हैं वो भी आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस। और साथ में फॉर ऑल द CIB रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। सो आज का सेशन है हमारा बेस्ड ऑन टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज क्या होता है वो पढ़ते हैं, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं। इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर कलेक्टेड एट सक्सेसिव पॉइंट्स इन द टाइम और ओवर सक्सेसिव पीरियड्स। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हमें चेंजेस देखने को मिले हैं इन आवर वेरिएबल्स, ओके, उसके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले क्या ट्रेंड चलता आ रहा है था। हम लोग पैटर्न समझ पाते हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, और हम लोग फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर पाते हैं। जैसे अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी करना है तो देखिए उसमें एक टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है जहां पर आप ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड्स आप देखते हो मूवमेंट ऑफ स्टॉक, कितनी बार वो अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, कितनी बार डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। ओके, तो वो सारी चीजें हेल्पफुल होती है जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करते हैं। सो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हाउ एक्चुअली द वेरिएबल्स हैव मूव्ड एंड इट हेल्प्स टू मेक द फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर पीरियड। Now when we talk about the various kinds of trend fluctuation, okay, तो वो हम लोग देखते हैं, इन सब की डेफिनेशन एक वन बाय वन करके समझ लेते हैं। पहला होता है आपका सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड it shows the general tendency of the data to either increase or decrease or remain constant during the long period and this is a steady change। तो सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, जहां पर आपका एक लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रेंड होता है। पहली चीज जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो याद रखिए। दूसरा, देयर इज अ कंसिस्टेंट अपवर्ड मूवमेंट और कंसिस्टेंट डाउनवर्ड मूवमेंट। तो काफी लंबे समय के लिए तो आपको कंसिस्टेंटली अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है वो कांस्टेंट ट्रेंड हो। तो उसको हम लोग सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। तो जहां पर कुछ इस तरीके की लाइन है, तो इस तरीके से कुछ आपका डेटा है, ओके, तो लगभग आपका या तो एकदम अप की तरफ जा रहा है या डाउन की तरफ जा रहा है लंबे टाइम पीरियड के लिए, या फिर वो कांस्टेंट रह रहा है। तो अगर हम लोग बात करें अपवर्ड ट्रेंड की, सो अपवर्ड ट्रेंड आपका एग्जांपल हो जाएगा सबसे अच्छा, दैट इज अ ग्रोथ इन पॉपुलेशन। तो अगर आप ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन डेटा की भी बात कर लेते हो फ्रॉम द ईयर, आप निकाल लो 1900 से लेकर 2026 तक, तो आपको क्या दिखेगा कि यू विल फाइंड देयर इज अ अपवर्ड सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड कैसा रहेगा, अपवर्ड ट्रेंड रहेगा, जो हमेशा आपको दिखेगा कि पॉपुलेशन ओवरऑल ग्रो ही हुई है। कभी कभी कुछ छोटे स्मॉल फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं, ओके, कुछ जैसे वायरस वगैरह आ गया या कुछ वॉर हो गया, अदरवाइज यू वुड सी देयर इज अ consistent increase in the population. So population will show you the upward secular trend, okay? या फिर अगर आप लिटरेसी रेट की बात करते हो, सो लिटरेसी रेट आप देखोगे, अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज में बात करते हैं, दैट्स रिमेन मोर और लेस स्टैग्नेंट ओनली, क्योंकि ऑलरेडी 99% पीपल मान के चल रहे हैं लिटरेट ही है डेवलप नेशंस पे। तो उसमें आपका बहुत ज्यादा कुछ इंक्रीज डिक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। सो यू विल फाइंड मोर और लेस स्टैग्नेंट ट्रेंड देयर। इफ यू सी द कॉस्ट ऑफ सोलर एनर्जी, तो उसका क्या है, कॉस्ट ओवर द टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। तो वहां पर आपको क्या एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो सेक्युलर ट्रेंड हमें क्या बताता है कि हाउ द एक्चुअली डेटा और द वेरिएबल्स हैव मूव्ड, ओके, ओवर द लॉन्गर टाइम पीरियड। तो एक लॉन्गर ड्यूरेशन का ये हमें पूरा समझ में आता है क्या ट्रेंड फॉलो हुआ है, ओके, एंड दैट इज अ कंसिस्टेंट अपवर्ड मूवमेंट और एक कंसिस्टेंट डाउनवर्ड मूवमेंट। छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस को कंसीडर नहीं करता, ये लॉन्गर ड्यूरेशन में क्या एक्चुअल में ट्रेंड रहा है, वेदर इट इज एन अपवर्ड और डाउनवर्ड और वेदर इट्स अ कांस्टेंट, वो ये शो करता है। सेकंड हम लोग बात करते हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्या होता है, जो कि आपके लॉन्ग टर्म होते हैं ये भी। दूसरा, ये रेकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, बट जो रेपिटेशन होता है इनका दैट इज नॉन पीरियोडिक इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी बिजनेस साइकिल।
अब जो बिजनेस साइकिल है वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आती है इसमें। वहां पे देखिए बूम का फेस भी जैसे इंट्रोडक्शन हुआ किसी प्रोडक्ट का, बूम पे भी जाएगा, रिसेशन पे जाएगा, फिर डिप्रेशन पे जाएगा, फिर बूम पे जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या एक बिजनेस की साइकिल नजर आती है। अब क्या है, ये जो अब बूम का फेस है तो ये भी लॉन्गर टर्म के लिए चलेगा, ऐसा नहीं है। अब वो लॉन्गर टर्म के लिए मान ली ये रिफ्लेक्ट करता है क्या फ्लक्चुएशंस हुए, दैट इज स्प्रेड ओवर द लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, इट कुड बी लाइक 3 years, 4 years, 10 years। ठीक है, और ये रेकरिंग होता है, एक बार बूम के बाद डिप्रेशन रिसेशन आया तो वापस बूम का पीरियड आया, तो ये रिपीट हो रही है। यहाँ पे डिप्रेशन आया तो यहाँ पर वापस आपका रिसेशन आया, यहाँ पे रिसेशन आया, फिर डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, फिर बूम आ रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटेटिव मूवमेंट देखने को मिलता है, इसलिए रेकरिंग होती है, बट ये पीरियोडिक इन नेचर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हर साल बूम होगा और हर साल डिप्रेशन होगा, हो सकता है बूम का फेस आपका 3 साल चले, डिप्रेशन का फेस आपका 6 महीने ही चले। ठीक है, तो इसलिए दैट इज नॉट पीरियोडिक इन नेचर, इसको हम लोग साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस कहेंगे। और ये काफी अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा बूम का फेस कितने समय के लिए चलने वाला है, डिप्रेशन का फेस कितने समय तक चलने वाला है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की जो करेक्टरिस्टिक्स है, पहला है इट रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस which are recurring in nature, non-periodic in nature, and they are unpredictable. Okay, so these are recurrent long-term fluctuations in time series which are not of a fixed duration. Fixed duration के नहीं होते हैं, कोई 3 साल का भी हो सकता है, कोई 6 साल का भी हो सकता है। These movements are linked to the broader economic cycle such as a business cycle, and these are linked to the broader other variables related to economy. Economy में क्या inflation चल रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उन सबसे काफी लिंक्ड रहते हैं। सो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हमें लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। इसमें भी जो सेक्युलर ट्रेंड में भी लॉन्ग टर्म था, बट देयर वाज अ कंसिस्टेंट मूवमेंट भी ईदर इन अपवर्ड और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट साइक्लिकल में क्या है, अपवर्ड भी देखने को मिलता है, डाउनवर्ड भी देखने को मिलता है। ओके, विच आर रेकरिंग इन नेचर बट नॉट पीरियोडिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट इज सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस आपके क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये भी आपके रेकरिंग होते हैं, बट साथ में ये पीरियोडिक भी होते हैं। तो आपको पता है कि इस पीरियड में हमारा सेल्स अच्छा होगा और इस पीरियड में हमारी सेल्स फॉल कर जाएगी। जैसे कि अगर हम आइसक्रीम पार्लर चलाते हैं तो हमें पता है कि ये जो मंथ्स है हमारे अप्रैल से लेकर अगस्त तक के, उसमें अच्छी खासी सेल होगी आइसक्रीम के समर्स पीरियड में, विंटर पीरियड में वो फॉल हो जाएगी। तो ये क्या है, आपके शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, समर विंटर के हिसाब से आपकी सेल्स राइज या फॉल हो रही है। या फिर जब फेस्टिव सीजन आता है तो भाई जो फुटवेयर के हैं उसकी सेल्स बढ़ गई, या नए कपड़े हैं, नए गारमेंट्स है, क्लोथ्स है, उनकी सेल्स बढ़ गई। ठीक है, तो ये आपके जो फ्लक्चुएशन रिप्रेजेंट करते हैं दैट आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, ये रेकरिंग होते हैं। बार बार आपका भाई समर सीजन आएगा, आइसक्रीम की सेल बढ़ जाती है, विंटर आता है वापस गिर जाती है, एंड दैट इज पीरियोडिक इन नेचर, क्योंकि वो आपको पता है कि इस पीरियड में सेल्स बढ़ती है और इस पीरियड में ये कम होती है। सो इट इज मोर यू कैन से you can say that you can easily forecast them। ठीक है, मतलब ये आपको पता होती है कि भाई इस पीरियड में घड़े घटे घड़े बढ़ेगी या घटेगी, मतलब ये आपका बहुत ही प्रेडिक्टेबल इन नेचर होती है। So seasonal variations are regular short-term fluctuations which occur within a single year, like a higher sales during a holiday season। holiday season है तो ज्यादा हाई सेल्स हो गई, लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ज्यादा खर्चे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी इरेगुलर वेरिएशन। अब इरेगुलर वेरिएशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आपकी ज्यादातर अगेन शॉर्ट टर्म ही होते हैं, मान के चलेंगे हम लोग, और ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग ने प्रेडिक्ट नहीं करके रखा होता है ऐसा होगा, रैंडमली मूव करते हैं। अगेन ये कोई ऐसा नहीं है कि रेकरिंग मूवमेंट होगा या फिर पीरियोडिक मूवमेंट होगा, सो दे मूव ऑन अ रैंडम बेसिस। जैसे कि द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड, वॉर, जो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। या वायरस, कोरोना वायरस आया, अब वहां पर आपका लॉकडाउन हो गया तो उसमें क्या हुई, लगभग सभी की सेल्स अफेक्ट हुई। तो ये हमने प्रेडिक्ट नहीं करके रखा था, ऐसा कभी कभार हो जाता है, कई सालों में होता है ऐसा कि भाई बहुत ज्यादा स्केल का अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ और आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। सो दैट इज अ रेगुलर वेरिएशन जो कभी कभी होता है। ओके, सो ये मेन 4 है आपके वेरिएशंस एंड ट्रेंड जो आपको समझ में आने चाहिए, जिन पे आपका थ्योरी क्वेश्चन बनता है। आई होप सबकी करेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गई।
सेकुलर ट्रेंड लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है और कंसिस्टेंट मूवमेंट शो करता है इधर इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। साइक्लिकल आपका अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों मूवमेंट शो करता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का ही अगेन ये मूवमेंट शो करता है, और साथ में ये नॉन पीरियोडिक इन नेचर होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है। सीजनल वेरिएशन आपका शॉर्ट टर्म का होता है, रेकरिंग होता है, पीरियोडिकल होता है और प्रेडिक्टेबल होता है। रेगुलर आपका अगेन शॉर्ट टर्म होता है बट दे आर unpredictable in nature and very random in nature, so it is not recurring or periodic in nature. Okay. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस से, कि अब यहाँ से हमारा मेन पोर्शन शुरू हो जाता है जिस पर कि हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बेस्ड रहेंगे। ठीक है। So trend analysis is a statistical and the analytical technique which is used to identify the historical patterns in the data over time and predict the future outcome based on those patterns. तो पास्ट में हमारा क्या ट्रेंड हमको देखने को मिला, क्या पैटर्न्स हमें देखने को मिले, उसके बेसिस पर भी फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर मूवमेंट्स, जैसे कि स्टॉक के प्राइसेस कैसे मूव करें ओके पिछले 3 सालों में, तो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं वेदर वी वांट टू इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक और नॉट। The trend that is straight line can describe is called a linear trend. Equation for estimating a straight line is y is equal to a plus bx. तो अगर आपका लीनियर रिलेशन है ओके जहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन से आप उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो ओके तो वहां पर आपकी सिंपल इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसको हमें यूज करना है टू फोरकास्ट द वैल्यूज वेयर y इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, x is the independent variable, a is the y-intercept which is represents the value of y in case x is 0 and b represents the slope of trend line. ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में समझ चुके हैं जब हम लोग ने रिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस करे थे और समझे थे, वहां पर हमने ऑलरेडी इसको और भी एग्जांपल के थ्रू आपको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स क्या होता है समझाया था। y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हमें फोरकास्ट करना है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस केस में जब हम ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर x आपका हमेशा ही टाइम रिप्रेजेंट्स करेगा। इस डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हम लोग एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या वैल्यू रहेगी ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो इस चैप्टर में हमारा x हमेशा टाइम पीरियड है ओके, a इज योर y इंटरसेप्ट और b आपका क्या है, स्लोप है ओके। सो ये चीज हमें क्या है बहुत ही अच्छे से अपनी समझनी होगी। तो इसको आप एक तरीके से b को स्लोप को आप क्या समझ सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स योर एवरेज रेट ऑफ चेंज और यूनिट ऑफ टाइम, कितना चेंज हो रहा है इन एवरी टाइम इंटरवल और एवरी पर यूनिट ऑफ टाइम। x आपका टाइम पीरियड ही है यहाँ पे, और y क्या है जो आपको फोरकास्ट करना है, योर फोरकास्टेड वैल्यू और द प्रेडिक्टेड वैल्यू जो आपको फोरकास्ट करनी है, एंड a इज योर y इंटरसेप्ट एट विच योर x इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो इन टाइम सीरीज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज टाइम, वही लिखा है x आपका हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन वी विल अप्लाई द रिग्रेशन मेथड एंड वी फिट द लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी वो ही हम लोग इसमें भी यूज करने वाले हैं ओके। y इज b जो स्लोप ऑफ लाइन हमने b देखिए लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये फॉर्मूला b इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था जिसके बेसिस पे ही हमने कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों के क्वेश्चंस करे थे अपने, तो वो ही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जहां आप n को इधर ले आए तो समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर का एन है ऊपर नीचे कट हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, इनकी कोरिलेशन रिग्रेशन में हमने इसी से क्वेश्चन करे थे। ठीक है, और ए हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी हमने समझा था। ए जो हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसी में जब हम लोग a को निकालते हैं तो क्या करते हैं y बार माइनस बी एक्स बार करते हैं, जहाँ पे ये y मीन को रिप्रेजेंट करता है और ये x मीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसको अभी हम लोग समझेंगे ओके। अब इसमें पहले और कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग इन क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। Suppose our time series consists of 2012, 13, 14, 15 and 16.
वी यूज द कोडिंग फॉर द कैलकुलेशन। सो द मीन विल बी, अगर मान लीजिए ये हम लोग को डिफरेंट टाइम पीरियड्स दिए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टाइम पीरियड्स हम लोग को गिवन है। तो 5 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया, ये ऑड है। ऑड के लिए हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है, इवन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग इवन पे देखेंगे। तो अगर आप इसका मीन निकालोगे तो क्या आएगा, 2014 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब क्या है, आपके एक्स वेरिएबल है, जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स है दैट इज एक्स। बट यहाँ पर हम लोग डिफरेंट ये टाइम पीरियड ना पुट करके, क्योंकि ये काफी लेंथी कर देगा आपकी कैलकुलेशन को, इसको कोड कर देते हैं। कोड कर देते हैं 0 1 2। तो जो भी हमारा मीन आया उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हम लोग 1 1 के इंटरवल पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइड मूव करोगे और राइट साइड आप पॉजिटिव साइड। तो जो भी आपका मीन आया दैट विल बी कोडेड एज 0। यहाँ पर आपका ये -1 से रिप्रेजेंट होगा, ये -2 से होगा। राइट साइड में मूव करेंगे तो ये +1 से होगा, ये +2 से होगा। तो अब जो आप x पुट करते हो वो आप पुट करते हो -2 -1 0 +1 +2। तो इस तरीके से हम लोग x को यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स अपने करेंगे। ये सिर्फ अभी हम लोग कोडिंग करना सीख रहे हैं कि हम लोग x को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अभी जो हम लोग ने नॉर्मल कोरिलेशन रिग्रेशन के क्वेश्चन देखे थे वहां पे जो भी x दिया रहता था वैसे ही पुट करते थे। बट ये जो टाइम सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे हम लोग पूरे पूरे ईयर्स को ना लेकर इनको इस तरीके से 0 1 2 में कोड करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी ऑड नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, ऑड नंबर, तो हम लोग बस जो भी मीन है वो मिड वैल्यू जो भी मीन है उसको 0 से करेंगे और -1 -2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ जो टाइम सीरीज दिया है, जो डेटा दिया है वो इवन नंबर है, यानी देखिए यहाँ पे कितने ईयर्स का दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 ईयर्स का दिया है। तो यहाँ पर कैसे हम लोग कोडिंग करेंगे, अब इसका आप सबका मीन निकाल लीजिए। आप 2010 +11 +12 +13 +14 +15 डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, तो आपका मीन आ जाएगा 2012.5। क्या आया, 2012.5। तो इससे पहला वाला नंबर और इसके बाद वाले नंबर को हम लोग -0.5 और +0.5 रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2012.5 आया, तो जो 2012 और 2013 इनको हम लोग कैसे लिखेंगे, -0.5 +0.5। अब यहाँ से अगेन हम लोग नेगेटिव में चलेंगे 1 1 के डिस्टेंस पे, और यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव में चलेंगे 1 1 के डिस्टेंस पे। सो 2011 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1.5। 2010 को -2.5। 2014 को हम यहाँ से पॉजिटिव में चल रहे हैं, तो 0.5 +1 कितना हो गया, 1.5 +1 वापस किया तो +2.5। तो इस तरीके से हम लोग अपने x को कोड करेंगे अगर हमारे इवन नंबर्स ऑफ टाइम इंटरवल्स दिए हुए हैं। फिर इसके आगे हम लोग और क्या करेंगे, अगर इवन है तो हम लोग अब x में -2.5 -1.5 लिख के छोड़ नहीं देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, जिससे ये हमारा डेसिमल का कैलकुलेशन खत्म हो जाए। तो फाइनली हम लोग जो इसको कोड करेंगे वो क्या करेंगे, -2.5 इंटू 2 कर देंगे, मतलब ये -5 -3 ओके -1 +1 +3 +5, ये हमारा फाइनल कोडिंग चलेगा इसमें। अगर हमारा ये इस तरीके से अगर ये टाइम इंटरवल दिया है, ठीक है, तो ये -5 -3, क्योंकि इनको आप इंटू 2 कर दो तो यही आएगा, -2.5 इंटू 2 -5 -1.5 इंटू 2 -3। तो पहले तो हमने क्या किया, इसमें मीन निकाल लिया, जो भी मीन आया उसमें पहला और बाद वाले नंबर को -0.5 +0.5 से गिरा कोड, और वैसे ही -1 इधर चलते गए, +1 इस तरफ चलते गए, और फिर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट वी कैन अवॉइड दिस डेसिमल और क्या कॉम्प्लिकेशन। अब आप क्योंकि इसका मीन निकाल लो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो मीन आपका क्या आएगा, हमेशा ये देखेंगे आप x बार का मीन क्या आ रहा है, 0 ही आएगा। इसलिए जो हमारा कोडेड टाइम मीन हमेशा 0 ही आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसको इस तरीके से कोड ही कर रहे हैं -1 +1 के फॉर्म में। तो जो हमारी इक्वेशन ये वाली जो थी बी की, बी को हमने बताया था कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए चाहे वैसे लिखिए, जो आपको फॉर्मूला अगर पुराना याद है, समेशन ऑफ XY अपॉन n -x बार y बार, कैसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, कोडेड मीन आपका 0 हो गया, जिसकी वजह से आपका जो x बार है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, x बार आपका 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला आपका पूरा 0 हो गया। बचा क्या आपका, बचेगा आपका समेशन ऑफ XY अपॉन n,
डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो एन एन भी कट हो गया, तो बी सिर्फ क्या बचता है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आप इसमें देखोगे तो ये राइट वाला पूरा कट हो गया, तो सिर्फ समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ इतना बचेगा जो आपको यूज करना है बाय डूइंग योर न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ लाइन होगी बी, उसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ओनली समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं टाइम इंटरवल में, तो एक्स बार आपका 0 हो जाता है, इसलिए राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन बी की 0 हो गई, तो सिर्फ इतना बचेगा। ओके, और जब हम लोग y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखते हैं, जहां हम लोग a को रिप्रेजेंट करते हैं अगेन y बार माइनस बी एक्स बार, इससे हम लोग a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो क्योंकि x बार आपका 0 है, तो अगेन ये वाला पोर्शन आपका 0 है, तो a क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू y बार। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि क्योंकि हम इसमें कोडिंग करते हैं तो हमारा मीन 0 आएगा, इसलिए जो स्लोप b का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन ये इसमें a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार वाली इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड आपका 0 हो गया, तो a आपका इज इक्वल टू वाई बार बच गया। तब ये दोनों चीजों को हमें यूज करना है जब हम अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शिप्स लोडेड इन अ हार्बर गिवन इन द ईयर्स 2014 में 98 शिप्स लोड हुई, 2015 में 105, 2016 में 116, 17 में 119, 18 में 135, 19 में 156, 20 में 177, 21 में 2008। सो ये डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमें दिया है, डिफरेंट नंबर ऑफ शिप्स लोड हुई है। नाउ यू हैव टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ शिप्स दैट विल लोडेड फॉर द ईयर 2024। 2024 में कितनी शिप्स लोड होंगी वो हमें अब एस्टिमेट करनी है, फोरकास्ट करना है। तो जो भी ये ईयर दिया है, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होता है ये हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि हम कोड करेंगे। ओके, तो इसके लिए अभी हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइम पीरियड लिख के रखे 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हमें दिया है। अब इसका अब हम लोग कोड करेंगे। तो कोडिंग कैसे करते हैं, अगर आप इसका पहले मीन निकालेंगे 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ओके, इसको आप डिवाइड कर दो 8 से, 8 नंबर ऑफ ईयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन आपका 8 है, इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 8 कर दो, आपका मीन जो आ जाएगा दैट विल बी 2017.5। तो जो 2017 वाला है नंबर, इसको हम लोग -0.5 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके बाद वाला ईयर 2018 को +0.5 से रिप्रेजेंट करेंगे, यही बताया था आपको। और फिर इधर हम लोग नेगेटिव तरफ मूव करते हैं, और इस तरफ हम लोग पॉजिटिव तरफ 1 1 मूव करते हैं, 1 1 पॉइंट्स। तो ये -1.5 हुआ, तो ये -1.5 हुआ, ये -2.5, ये -3.5। यहाँ पर प्लस तरफ लिखेंगे +1.5, +2.5, +3.5। अब इसी को हम लोग क्या है फिर से कोड करेंगे, तब हमारा x निकल के आता है। कोड तो हमने कर दिया, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल हटाने के लिए इंटू 2 करते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था अभी आपको, इवन नंबर में थोड़ा झंझट ज्यादा है, ऑड होता तो डेसिमल में नहीं आता, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना पड़ता, इवन में डेसिमल में आता है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ रहा है। तो 3.5 इंटू 2 आपका कितना हो गया, -7, 2.5 इंटू 2 -5, ये -3, ये -1, ये +1, ये +3, ये +5, और ये +7। तो ये हमारा क्या है, ये x है। ये आपका x आ गया। अब हमें क्या क्या चाहिए, फोरकास्ट करना है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाली लाइन में ही पुट करना रहेगा इक्वेशन। तो जहां हमने a देखा था क्या होता है, इक्वल टू y बार होता है। ओके, और b जो हमारे पास बचता है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें समेशन ऑफ एक्स वाई करना है और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, तो ये दोनों चीजें हम लोग निकाल लेते हैं, एक्स वाई निकाल लेते हैं पहले। तो y क्या है, y ये सारे नंबर्स ही हैं जो डिफरेंट नंबर ऑफ शिफ्ट दी हुई है, ये आपका y है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -7 इंटू 98, ये सब आप कैलकुलेटर से अपना करते रहिए, -686 आएगा। देन -5 इंटू 105,
ये आपका आ जाएगा -525 -348 -119 +135 +468 885 1456। फिर इनका सम कर देंगे तो समेशन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। और दूसरा में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो -7 इंटू -7 यानी कि 49। ठीक है, इधर लिख भी दे रहे हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ ये कैसे आया, एक्स ये फिगर थी -7 और वाई ऊपर वाली थी 98, इससे आया है। ठीक है, फिर -5 इंटू -5 25, 3 3 जा 9 1 1। यहाँ पे तो माइनस के साइन हट ही गए क्योंकि स्क्वायर किया। अब सबका सम कर लीजिए। समेशन ऑफ एक्स वाई आपका आ जाएगा 1266। इन सबका सम करेंगे तो 1266 आएगा, विच इज समेशन ऑफ एक्स वाई। और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, इन सबका टोटल कर लीजिए, वो आपका आ जाएगा 168। ठीक है, तो अब ये सब आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी जो हमारा था क्या था, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमें फिगर्स मिल गई थी, समेशन ऑफ एक्स वाई 1266 और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 168। सो बी इज इक्वल टू 1266 डिवाइडेड बाय 168। इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका आ जाएगा 7.536। ठीक है, और a इज इक्वल टू हमारा क्या था, y बार, क्योंकि हमने यहाँ पे और आपको बताया था x बार आपका 0 ही हो जाएगा। आप देखो ये आपके x है, इनका आप ये सबको ऐड अगर करके डिवाइडेड बाय 8 करोगे 0 ही आएगा, क्योंकि सब आपस में कट ही हो जाएंगे। तो y इज इक्वल a इज इक्वल टू हमने आपको बताया था क्या होता है। इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू होती है इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। तो क्योंकि ये x बार 0 ही आ रहा है तो a इज इक्वल टू y बार। तो y बार क्या होता है, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। तो ये जितने भी y के वैल्यू दिए हैं 98 105 116 119 135 156 171 208, इन सबको आप ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 8 कर दो। ठीक है, तो ये समेशन ऑफ y इन सबको आप ऐड कर दो तो ये आपका आ रहा है 1114। तो यहाँ पुट कर दीजिए 1114 डिवाइडेड बाय नंबर n तो 8 ही है, तो a की वैल्यू आ गई 139.25। अब हमारे पास a आ गया है, b आ गया है। अब हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y हमें फोरकास्ट करना है, a क्या है 139.25 प्लस b क्या है 7.536। x हमें डायरेक्टली अब हम लोग ईयर जो दिया है, मतलब हमें किसके लिए फोरकास्ट करना था 2024 के लिए। नॉर्मल रिग्रेशन कोरिलेशन के क्वेश्चन में दिया रहता था कि भाई इस पीरियड के लिए क्या होगा, उसको लिख देते थे। बट यहाँ पर क्योंकि हम लोग कोडिंग यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम लोग x की जगह 2024 नहीं लिख सकते। 2024 की कोडिंग क्या होगी उसको लिखेंगे x की जगह। तो अगर हमारी 2021 ईयर की हमने कोडिंग करी है +3.5, तो 22 की क्या करेंगे हम लोग +4.5 करेंगे, 23 की क्या करेंगे +5.5 करेंगे और 2024 की क्या करेंगे +6.5 करेंगे। ठीक है, तो 2024 को 6.5 और फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर रहे हैं, तो 6.5 इंटू 2। जो यहाँ पर हम लोग x को क्या लिख रहे थे, जो भी कोडिंग करने के बाद इंटू 2 वाली फिगर्स एज एन x लिख रहे थे। सो ये आया आपका 13, तो x की जगह यू विल पुट 13 फिगर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा 13 कैसे आया। दिस इज योर कोडिंग से आया, 2024 की कोड करी तो 6.5 आया और फिर हमने डेसिमल हटाने के लिए इंटू 2 सब में कर रहे थे तो इसमें भी करेंगे। सो ये 13 आप लिखोगे x की जगह पे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 139.25 प्लस 7.536 इंटू 13, ये आपका अराउंड आ जाएगा 237.2। तो इसके हिसाब से आपका आंसर आया अराउंड 237 शिप्स। 237 शिप्स हमने फोरकास्ट करी विल बी लोडेड इन द ईयर 2024। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा। ओके, अगर आपका ये सिंपल इक्वेशन के थ्रू टाइम सीरीज वाला क्वेश्चन आया तो ठीक है, तो अब आप बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। कुछ नहीं था इसमें, हमने रिग्रेशन में जो इक्वेशंस पढ़ी थी समझी थी, फॉर्मुलेस पढ़े थे वो ही सब यूज हुए हैं। बस यहाँ पे 2-3 चीजें नई सीखी
कि हमें यहाँ पर कोडिंग करनी होती है x की, और साथ में x बार, क्योंकि मीन आपका 0 आ जाता है, तो b जो स्लोप की जो फॉर्मूला बचता है वो सिर्फ समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यूज करना है, क्योंकि x बार जो x मीन है वो आपका 0 हो जाता है। और a इज इक्वल टू भी आपका सिर्फ y बार ही बचेगा, क्योंकि ये अगेन राइट वाली साइड की इक्वेशन आपकी 0 हो जाती है उसमें। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंड डिग्री ट्रेंड इन टाइम सीरीज। अब जरूरी नहीं है जो आप ट्रेंड देख रहे हो वो एक लीनियर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, वो हो सकता है कर्वी लीनियर ट्रेंड फॉलो कर सकता है, तो आपका ये पैराबोलिक कर्व बन सकता है। तो उस केस में आप क्या करते हो, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन यूज करते हो। ओके, क्योंकि जरूरी नहीं है आपका ट्रेंड ऐसे या ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ही बने, आपका ट्रेंड ऐसा भी हो सकता है कर्वी लीनियर। तो यहाँ पर आप एक सी भी लेते हो। ओके, सी जो आप जिसकी वजह से आपका जो ये इक्वेशन है आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन में चला जाता है। ये आपका एक तरीके से एक्सेलरेटर फैक्टर होता है, एक्सेलरेशन फैक्टर। ओके, जो ये डिटरमाइन करता है कि कितना ज्यादा कर्वेचर होगा। दिस सी रिप्रेजेंट्स योर एक्सेलरेशन फैक्टर, जो आपका ये बताता है कि भाई कितना ज्यादा कर्वेचर है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं हमें, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हो गई पहली चीज। दूसरे आपको ये दो फॉर्मूले याद करने रहेंगे, विच इज समेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए एन प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से एक तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है और एन को हटा देना है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी। ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशंस याद रखनी है। पहली तो कुछ नहीं, y इज इक्वल समेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए एन प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, और दूसरी वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आई है, बट इसमें एन हट जाएगा, ये आप देख सकते हो। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन ऑफ एक्स फोर। और बी आपका वही यूज होगा, क्योंकि कोडिंग का काम है, तो आपका एक्स बार 0 हो रहा है, तो बी आप समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये ही यूज करोगे। अब हम लोग इस पर भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि आप कैसे सॉल्व करोगे। सो अगेन हम लोग मान लेते हैं सेम ही डेटा हमें दिया है, एंड वी हैव टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ शिप्स व्हिच आर लोडेड फॉर द ईयर 2024 यूजिंग सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें हमें सेकंड डिग्री इक्वेशन यूज करना है। दिस ट्रेंड इज ये लीनियर ट्रेंड नहीं शो करेगा अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। तो अब इसमें देखिए हमने टेबल ऑलरेडी बना के रखी है, क्योंकि अभी बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए आप काफी चीजें इसमें कोरिलेट कर पाओगे, जो आपने सिंपल इक्वेशन पढ़ी थी, इसमें भी यहाँ पर हमने जो टाइम पीरियड्स है वो मेंशन कर दिए। इनका मीन हमने निकाल लिया था 2017.5, वो सेम ही डेटा दिया है जो उसमें दिया था, तो -0.5 प्लस 0.5 से रिप्रेजेंट कर दिया। अगेन इसको मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 कर दिया, तो x आ गया आपका कोडिंग करने के लिए। ओके, वही सेम चीज करी, और ये हमने निकाल के रखा था एक्स वाई की फिगर्स और एक्स स्क्वायर की फिगर्स, इतना हमने ऑलरेडी करके रखा था पहले में भी। इसमें हमने नया क्या क्या ऐड किया, इसमें एक्स टू द पावर 4 भी निकाला, और दूसरा इसमें हमने एक्स स्क्वायर वाई निकाला, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो अब हमें यूज करनी है उसमें हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहला जो सिंपल इक्वेशन में जो आप चीजें निकालते हो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, वो तो वैल्यू निकालनी ही है, साथ में इसमें x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर y की भी वैल्यूज निकालनी रहेगी, तो वो आप निकाल दोगे। ये आपका एक्स स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 49, तो 49 इंटू 49 कर दीजिए 2401, 25 इंटू 25 625, 9 इंटू 9 81। ठीक है, इनका स्क्वायर कर दिया, और दूसरा एक्स स्क्वायर वाई निकाला। सो एक्स स्क्वायर क्या है, ये है, और वाई आपके ये थे नंबर ऑफ शिप्स जो दिए थे। सो 49 इंटू 98 4802, 25 इंटू 105 2625, 81 इंटू 116 1044, 1 इंटू 119 119। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब इनका भी हमने समेशन निकाल दिया है, टोटल सम इन सबको ऐड कर लीजिए 6216 आ गया, और एक्स स्क्वायर वाई में सबको ऐड कर लीजिए 24746। तो ये टेबल हमें तो पहले कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है अपनी।
ठीक है, वहां पे हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर यहाँ तक की टेबल बनाई थी। सेकेंड डिग्री में हमें एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर बाय ये दोनों एडिशनल चीजें निकालनी पड़ेंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास इक्वेशंस दी थी, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए एन प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। समेशन ऑफ y हमने उधर भी निकाला था, इन सबका आप टोटल कर दीजिए 98 105 116 119 135। तो इसका टोटल सम आपका आता है 1114। सो समेशन ऑफ y आपका आ गया, ये वाली इक्वेशन जो है, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू ए एन प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें हम लोग पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं। समेशन ऑफ y आपका है 1114 इज इक्वल टू ए एन, एन आपका 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, वो पहले भी था अभी भी वही है, सेम ही डेटा है। तो 8a प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये था आपका एक्स स्क्वायर का समेशन, ये निकाला है टोटल इनका 168। तो 8a प्लस 168c। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये वाली, इसी को वापस लिख रहे हैं, प्लस ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन ऑफ एक्स की पावर 4। सो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का टोटल सम निकाला है आपने, कितना आया था 24,746। तो 24,746 इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का समेशन क्या है 168। सो 168 है प्लस सी समेशन ऑफ x4, x टू द पावर 4 का समेशन क्या था 6216। सो प्लस 6216 का c। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या है अपना इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो ऊपर वाले को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ए कट जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी, या फिर डायरेक्टली पहले ए की वैल्यू उससे निकाल लीजिए। 8 इज इक्वल टू 1114 माइनस 168 सी डिवाइडेड बाई 8 यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे भी आप इन इक्वेशंस को आप अपना दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा, सी की वैल्यू आएगी ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशंस वुड बी 0.5030 और ए की वैल्यू आएगी 128.6875। ठीक है, सॉल्व करना तो ऑफ कोर्स आपको आता ही होगा, ये दोनों इक्वेशंस है। ठीक है, ऊपर वालों को बताया 21 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे 8 इज इक्वल टू 1114 माइनस 168 सी डिवाइडेड बाय 8 करो और ए की वैल्यू उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो सी और ए की वैल्यू आ गई। अब आपकी जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसमें अब आपको पुट करना है। सो y इज इक्वल टू ए क्या है 128 प्लस 6875 प्लस b आपका कितना आया, b आपका वही आएगा जो पिछली बार भी निकाला था, इधर हमने फिर से निकाला नहीं एक्चुअली क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, दैट इज समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये था b का फॉर्मूला। स्लोप का राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन क्योंकि जीरो ही हो जाती है, तो समेशन ऑफ एक्स वाई वही 1266 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 168। ओके, तो ये आपका आ रहा है, कितना आया था, जो फर्स्ट टाइम आया था वही आएगा 7.536। ओके, तो वही लिखेंगे y इज इक्वल टू ए 128 पर 0.6875 प्लस b विच इज 7.536 इंटू x हमने निकालना उधर बताया था आपको, हमें 2024 का पता करना था, तो 2021 का 3.5 था, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट 3 इयर्स में ये भी 3 टाइम्स प्लस 3 बढ़ जाएगा क्योंकि हर साल प्लस वन करके कोडिंग बढ़ा रहे हैं। तो 21 से 24 3 साल हुआ, तो 3.5 प्लस 3 कर दीजिए 6.5 और इंटू 2 करते हैं कोडिंग में तो 13। तो वही आया हमारा x अगेन 13 प्लस c आया 0.5030 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स 13 था तो एक्स स्क्वायर 169। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका अराउंड आ जाएगा 311.66। तो मतलब इसके हिसाब से आपका सेकेंड डिग्री किया
तो अराउंड 312 शिप्स लोड करेगी हार्बर में इन द ईयर 2024। तो देखिए हमने दोनों के आपको न्यूमेरिकल्स बता दिए, लेकिन जो सही बात है इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इस पर न्यूमेरिकल आपके आने के चांसेस कम है, बट सिलेबस में है तो हमने बताया है कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस पुट करते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको इतना सॉल्व करने को नहीं है, आपको डायरेक्टली ये सब फिगर्स दे दे और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है कि आपको इक्वेशंस पता है कि नहीं पता है, आपको एप्लीकेशन आता है कि नहीं आता है। ओके, तो इसलिए आपको करना आना चाहिए, इसलिए इसका भी न्यूमेरिकल बता दिया। और वैसे जो सिंपल इक्वेशन वाला जो हमने ट्रेंड सीरीज पढ़ा उस पे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आ सकता है, जहां आपको पहले पूरी टेबल बनानी रहेगी और फिर इक्वेशंस पे पुट करना रहेगा। ओके, सो देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं अबाउट सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन हमने देखा था वो क्या होता है, जो एवरी सीजन में जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं विच आर रेपिटेटिव इन नेचर, विच आर पीरियोडिकल इन नेचर, विच आर वेरी मच प्रेडिक्टेबल। जब हमने देखा था कि समर्स में भाई आइसक्रीम की सेल्स बढ़ जानी है, सर्दियों में आपकी वार्म क्लोथ्स की बढ़ जाती है। सो दिस कैन बी डिफाइंड एज अ मूवमेंट्स अराउंड द ट्रेंड लाइन इन अ 1 year or even within a period of less than 1 year. So here we can establish the pattern of past changes. Then we can predict the future. Once we establish the seasonal patterns, we can eliminate its effect from the time series. This will help us to calculate the cyclical variations which take place each year. ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमें पता है कि हर सीजन में ऐसा ऐसा होता है, मतलब अगर जनवरी में हमें पता है कि सेल्स हमारी बहुत कम रहने वाली है आइसक्रीम की, वो हर ही सीजन होता है, तो उसके अफेक्ट को अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं तो हम लोग पता लगा सकता है एक्चुअल में साइक्लिकल वेरिएशंस कितनी हो रही है हमारी सेल्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो एलिमिनेटिंग दी सीजनल वेरिएशन फ्रॉम द टाइम सीरीज इज कॉल्ड डी सीजनलाइजेशन। तो ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर आया भी था। डी सीजनलाइजेशन मतलब जो हमें प्रेडिक्टेबल चेंजेस हैं जो हर साल हो रहे हैं रेगुलर, ओके, सीजनल चेंजेस क्योंकि वो पता है वो तो होने ही थे कि भाई इस मंथ में सेल्स डाउन होनी ही थी या इस मंथ में बहुत ज्यादा हाई होनी ही थी, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं व्हेन वी वांट टू फोरकास्ट द एवरेज कितना हमारा सेल्स हुआ या होगा आगे। ओके, सो दैट वी कैन नो व्हाट इज द एक्चुअल साइक्लिकल वेरिएशंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस। ओके, तो इसी टर्म को वेयर वी आर removing the impact of seasonal variations, we can it helps to determine the cyclical variations that is known as deseasonalization. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस एंड फॉर ऑल द CIB related updates. Do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.